नमस्कार दोस्तों। एग्जाम पोल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर विभिन्न परीक्षाओं या विभिन्न आयोगों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्राचीन इतिहास से, उन प्रश्नों की डिमांड क्या होती है, आपको किस प्रकार से इतिहास का अध्ययन करना चाहिए जिससे कि आप उन प्रश्नों को भलीभांति हल कर पाएं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको आज यहाँ हमारी ये आज की पहली क्लास है और आशा करता हूँ कि आप सब जुड़ेंगे हमसे और लाभान्वित होंगे। देखिए, इतिहास का विषय एक ऐसा विषय होता है कि सामान्यतः ये माना जाता है कि ये यह विषय जो है काफ़ी बोरिंग है, अरुचिकर है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इतिहास विषय की जो कक्षा है वो बिल्कुल बोरिंग नहीं है। बस आपको थोड़ा-सा अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। बस उसके बाद नज़ारे बदल जाएँगे। बात इसको इस तरह से समझिए कि अगर मैं आप में से किसी से पूछूं ये प्रश्न कि आप लोग बताओ कि आपके नाना के नाना कौन थे, तो शायद ही किसी को पता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दादा के दादा कौन थे, तो ज्यादातर लोगों को पता होगा। क्यों पता होगा? क्योंकि सामान्यतया क्या होता है कि हम मातृपक्ष के संबंध में ज्यादा रुचि नहीं लेते, लेकिन पितृपक्ष से क्योंकि हमारी पहचान जुड़ी हुई है, जो पिता के पक्ष से है उससे हमारी पहचान जुड़ी होती है, तो हम क्या करते हैं कि वहां ज्यादा रुचि लेते हैं। यहां तक हमें पता होता है कि हमारे परदादा करते क्या थे, हमारे परदादा का रुतबा कैसा था, हमारे परदादा का सामाजिक स्तर क्या था, सबके बारे में हमें जानकारी होती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको क्यों रुचि होती, इसलिए आप उसे अपने गौरव का विषय मानते हैं। आप अपने अतीत को, अपने इतिहास को अपने गौरव से जोड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आज हम मानव होने के नाते हमें अपने अतीत के विषय में जानकारी होनी चाहिए। आप इतिहास को दो तरह से पढ़ेंगे, ठीक है? इतिहास को सामान्यतया दो स्तर पे पढ़ना चाहिए। कैसे? एक तो आपको इतिहास यूं पढ़ना चाहिए कि एक प्रतियोगी छात्र के तौर पे, ठीक है? एक प्रतियोगी छात्र के तौर पे आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। इसलिए भी आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। एक दूसरे नजरिए से भी इतिहास पढ़ना चाहिए, और वह क्यों पढ़ना चाहिए? तो अगर कहूं तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, ठीक है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी आपको इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। अब इन दोनों बातों में ज्यादा अंतर नहीं है। यदि आप एक जागरूक नागरिक रहते हैं, विश्व के किसी देश में आप चले जाइए जो डेवलप्ड कंट्री है, उन्हें अपने हिस्ट्री के विषय में एक सामान्य जानकारी होती है। उन्हें अपने अतीत के बारे में जानकारी होती है। तो यदि आप एक जागरूक नागरिक हैं, तो निस्संदेह आपके लिए प्रतियोगी छात्र के तौर पर चीजें आसान होने वाली हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? यदि आप एक अच्छे नागरिक हैं, तो आपको अपने अधिकारों के बारे में, आपको अपने देश के समाज की अर्थव्यवस्था के बारे में, अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में एक सामान्य समझ होनी चाहिए। और यदि आपको इन सब की सामान्य समझ है, तो कुछ किताबों को पढ़ने के बाद आपको उस विषय की विशेष समझ हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? आपकी परीक्षा आसानी से क्वालिफाई हो जाएगी। ठीक है?
अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पे। आज मैं इन कपड़ों में खड़ा हूँ, आप सब पैंट शर्ट पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं अच्छे ब्रांड के, लैपटॉप चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं। कभी कक्षाएं पेड़ के नीचे चला करती थी, फिर कक्षाएं बंद कमरों में चलने लगी, फिर कक्षाएं बोर्ड पे चलने लगी, ब्लैक बोर्ड चलने लगी, उसके बाद कक्षाएं व्हाइट बोर्ड पे चलने लगी, उसके बाद कक्षाएं अब डिजिटल बोर्ड पे चलने लगी। तो यह जो परिवर्तन दिख रहा है, यह जो विकास की अवस्था दिख रही है, यह लाखों सालों का सफर तय करी है। इसने लाखों सालों का सफर तय किया है, तब जाके आज आप अपने रजाई में भी बैठे हैं, कुड़कुड़ाते हुए चाय का कप लेके, उसके बावजूद आप हमसे पढ़ रहे हैं। क्या 10 साल पहले कल्पना कर सकते थे, 15 साल पहले, कि आप क्लास में बैठे हों और चाय पीते रहें, बिस्किट खाते रहें? नहीं संभव था ना। तो ये क्या हुआ? ये विकास का परिणाम है, ये जो तकनीकी क्रांति है उसी का परिणाम है। तो चलिए हम अपने मुख्य विषय पे आते हैं। तो हम आज प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय को लेके आएंगे। अब यहाँ एक प्रश्न आप कह सकते हैं कि इतिहास क्या है, यह जानना जरूरी है। मैंने सामान्य एक बताया कि अतीत का अध्ययन, लेकिन इतिहास को क्या कहा कहते हैं कि ऐसा निश्चित हुआ था, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, निश्चित रूप से हुआ था, उसे हम कहते हैं इतिहास। अब आज का आपका दिन है, कल का इतिहास था। आज बुधवार है, मंगलवार को आपके जीवन की तमाम घटनाएं अतीत हो गई, आपका इतिहास हो गया। आपको प्रतिदिन अपने जीवन में सुधार करना है। और जब बात करें सुधार की, तो यदि आपने अपने अतीत का अध्ययन नहीं किया तो आप सुधार कैसे कर सकते हैं? हो सकता है किसी कार्य को आपने कल किया और जब आप उसकी समीक्षा किए सामने तो आपको लगा कि नहीं यार, इस कार्य को हम ऐसे भी कर सकते, और इसका परिणाम मनोवांछित आता, और उसका परिणाम अच्छा ही आता अगर आप उस तरीके से करते। तो वर्तमान आपको अवसर देगा, वर्तमान आपको अवसर देता है कि आपने जो गलतियां की अतीत में, जो आपने कल गलतियां की, जो तरीके आपके नहीं अपना पाए, आप उनको आज अपना लीजिए आप। तो वही इतिहास पढ़ने का उद्देश्य है कि हमारा मानव कैसे आज के समय पहुंचा, आज तक कैसे विकास किया, अतीत में उसने क्या गलतियां की थी जिससे परिणाम गलत हुए, हम उन सारी चीजों को नहीं करेंगे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। अब यहां पे जब हम कहते हैं इतिहास की बात, तो मुख्य रूप से इसे हम अध्ययन के दृष्टिकोण से तीन भागों में बांटते हैं। तीन भागों में किस किस को? जैसे एक को कहते हैं प्राचीन इतिहास, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राचीन इतिहास या एंशियंट हिस्ट्री। और दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है। और तीसरा है आपका आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। अर्थात हम अपने अध्ययन के लिए इस समय को तीन भागों में बांट देते हैं। और इस परिवर्तन को जब हम बांट देते हैं तीन भागों में, तो यह परिवर्तन हमें स्पष्ट दिखने लग जाता है। ठीक है। तो क्योंकि हमारी आज पहली क्लास है, तो हम अपने अतीत के अध्ययन से प्रारंभ करेंगे। और अतीत का सामान्य अतीत की बात हम नहीं करेंगे, 20 लाख ईसा पूर्व की बात करेंगे हम। ठीक है, 20 लाख ईसा पूर्व की बात करेंगे, देखेंगे कैसे मानव आज के रूप में पहुंचा, कैसे मानव जो है आज चारों हाथों पैरों पे चलने वाला मानव आज कैसे शाहरुख खान तक पहुंच गया, जो हाथ फैला के इस रूप में आ चुके हैं। ठीक है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं पहले एक लेख से अपना कथन प्रारंभ। इतिहास वर्तमान एवं भूत के बीच एक संवाद कायम करता है, E.H. कार ने यह स्टेटमेंट दिया है। ठीक है। तो यह क्या करता है? इतिहास वर्तमान एवं भूत के बीच एक संवाद कायम करता है। ठीक है, यानी कि अतीत में किस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, यदि उन घटनाओं का उचित परिणाम नहीं मिला है या उन घटनाओं का नकारात्मक परिणाम मिला है, तो इन सब बातों से हम सीख के वर्तमान में सुधार करेंगे। ठीक है।
तो यह इनके कथन का तात्पर्य हुआ। अब जब आगे बढ़ते हैं तो अगला है हमारा, क्योंकि जो इतिहास होता है, जब हम इतिहास के अध्ययन की बात करते हैं तो हमें अतीत के इतिहास के बारे में कुछ साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, कुछ सबूत चाहिए होते हैं। जैसे अदालत कहती है ना कि आपके पास इस बात का क्या सबूत है। तो जब हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, तो आपसे कोई प्रश्न कर सकता है कैसे हुआ था, सबूत दो। तो इन्हीं सबूतों को क्या बोला जाता है, साक्ष्य कहते हैं। अब क्योंकि उस समय मानव लिखना पढ़ना तो जानता नहीं था, प्रारंभिक स्वरूप था, तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा जो उपयोग की जाने वाली वस्तुएं थी, उनके सामान्य जीवन की जो चीजें हमें प्राप्त हुई अवशेष के रूप में, उन्हीं से हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहां पर क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक विभाग है जिसे कहा जाता है एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहां पे क्या हुआ कि 1861 में एक कैनिंग नाम का व्यक्ति था जो वायसराय था, ठीक है, इसने इस विभाग की स्थापना की और विभिन्न प्रकार के खोजों को थोड़ा बहुत प्रोत्साहित किया इसने, ठीक है। और उसके बाद इसी को आगे कंटिन्यू करके भारत सरकार ने इसको अधिकृत किया आजादी के बाद, ठीक है। इनका कार्य होता है, इसमें एक टीम होती है, विभिन्न जगहों की खुदाई करवाते हैं ये, और उससे उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद प्राप्त निष्कर्षों को हम आप तक पहुंचाया जाता है। अब यह जो एएसआई है, यह पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उसके अंतर्गत कार्य करती है। तो आपसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह एएसआई किसके अंतर्गत कार्य करती है, या फिर एएसआई की स्थापना कब की गई थी। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि जब ये साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं तो एक चीज समझने वाली बात है, ये है कि ये साक्ष्य जो हमें मिलते हैं, तो इन साक्ष्यों को ये साक्ष्य बताते कैसे हैं, पता कैसे चलता है कि इतने साल पुराना है, करोड़ों साल पुराना है, कैसे पता चलेगा हमें। जैसे मान लीजिए कि आज आप खुदाई करें, ठीक है, तो अनुमान लगाया जाता है कुछ, जैसे आज आपने खुदाई किया तो क्या हुआ, मिट्टी का घड़ा मिला, तो आप अनुमान लगाएंगे ना कि पहली चीज देखते हैं कैसे खुदाई की जा रही है। कभी कभी ऊर्ध्वाधर खुदाई की जाती है, कभी कभी क्या होता है लंबवत खुदाई की जाती है। तो अब इन दोनों में क्या होता है, क्षैतिज और लंबवत खुदाई की जाती है। कभी कभी क्या होता है कि सामग्री जो मिली उसको हम देख के अनुमान लगा लेते हैं। अब मान लीजिए कि अचानक आज प्रलय आ जाए, ठीक है, अचानक आज प्रलय आ जाए और सारी चीजें भूकंप वूकंप आ जाए, ये सब दब जाए, बैठ जाए, और मेरे यहाँ अवशेष पड़े रहें। तो जब 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल बाद खुदाई होगी, तो वहां दिखेगा ना कि एक ऐसा घर जैसी आकृति बनी हुई थी, घेरा हुआ था, उसमें 2-3 ऐसे उपकरण मिले हैं लग, और जो है हाथ में उसके पेन था, ठीक है, तो लग रहा है कि वह शिक्षक रहा होगा, ठीक है, और पढ़ा रहा होगा। उसी समय भूकंप आ गया और ऐसी दुर्घटना हो गई, ठीक है। तो यह अनुमान लगाया जाता है। लेकिन हम तिथि का अनुमान कैसे लगाते हैं, हम कैसे जानते हैं कि इतने साल पुराना है, तो क्या करते हैं हम लोग, कई विधियों का प्रयोग करते हैं। उसी में एक आता है कार्बन डेटिंग विधि, ठीक है, कार्बन डेटिंग विधि आती है। लेकिन केवल उन्हीं अवशेषों की तिथि ज्ञात की जा सकती है जो कभी जीवित थे, कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल जीवित वस्तुओं के अवशेषों का हम तिथि निर्धारण कर सकते हैं। अगला आता है कार्बन विधि, कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 14 में क्या होता है, विधि के आविष्कार के लिए इसमें अमेरिका के बिलियर्ड लिप्पा को 1949 में रसायन शास्त्र का पुरस्कार दिया गया था। यह प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है सामान्यतया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया उसको भी। वृक्ष वलय विधि, वृक्ष वलय विधि से भी पता किया जाता है कि किसी वस्तु की क्या आयु है। जैसे वृक्ष वलय आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई वृक्ष अगर आप काटिए तो उसमें देखिए रिंग बना रहता है, ठीक है, इस तरह से सर्कल होते हैं इस वृक्ष में, ठीक है, ये इस तरह से। तो ऐसा माना जाता है कि जो सर्कल है ये इसकी आयु बताते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन विधियों से हम किसी वस्तु की आयु का पता लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं हम, तो इसमें क्या देखते हैं कि सामान्यतया जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आने वाले काफी चैप्टर में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक
आपको हर बार बीसी शब्द का इस्तेमाल दिखता मिलेगा, उसके बाद एडी शब्द का मिलेगा। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि ये बीसी और एडी क्या है, इसको भी हम यहीं हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा के जन्म के पूर्व, पहले। ठीक है, और एडी का अर्थ होता है लैटिन भाषा में एनो डोमिनी, एनो डोमिनी अर्थात ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तो जो फर्स्ट एडी है उसको मान लिया जाता है कि ईसा का जन्म यहां हुआ था, उससे पूर्व बीसी लगता है, पश्चात उसके एडी लगता है। ठीक है, एक मैंने चार्ट ऐड किया है यहाँ पे जो आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देगा चीजों को समझने में। जैसे देखिए यहां पर, ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, इस चार्ट को देखिए, थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आप लोग समझ लेंगे, इतना भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप इसे देख रहे हैं कायदे से, तो यहाँ के एडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ एडी लिखा है और इसे बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट माना गया है। ठीक है, 1 AD को बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट मान लिया गया है। अब इसके अगर इधर हम बढ़ रहे हैं तो इसे 1 BC, 2 BC, 3 BC, 4 BC, 5 BC, इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम कहां तक पहुंचते हैं, 20 लाख BC या 2 लाख BC, 10,000 BC, जो भी मान लीजिए आप। ठीक है, यहां पहुंचते हैं और जब इधर बढ़ेंगे तो AD1, AD2, AD3, ठीक है, इधर ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, इसे हम ईसा का जन्म मान लेते हैं, बर्थ ऑफ क्राइस्ट बीच में, और बीसी को ही बिफोर कॉमन एरा बोला जाता है। तो कहीं कहीं किताबों में BCE लिखा मिलता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बीसी का मतलब, BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा हो गया, और एडी के जगह कहीं कहीं CE केवल लिखा मिलेगा, जिसका अर्थ है कॉमन एरा। ठीक है, तो यह आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी चीजें ऐसे समझने में। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मानव विकास की कहानी। आखिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि चारों पैरों पे चलने वाला मानव कैसे शाहरुख खान बना। ठीक है, तो कैसे बना अब यहां देखते हैं। जीवों की उत्पत्ति के विषय में 1859 में चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत आता है। वह अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वह एक पुस्तक लिखते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इसमें बताते हैं कि कैसे मानव विकास की क्रांति से आज तक पहुंचा और उसमें किस प्रकार के सिद्धांत कार्य करते हैं। दो मुख्य रूप से जो आपको समझना है। ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, उसके अलावा योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों सिद्धांत। ठीक है, अब यह क्या है, प्राकृतिक चयन और योग्यतम उत्तरजीविता। तो इसमें क्या है कि समझने की बात है, प्रकृति जो होती है वह स्वयं तय करती है कि किसको रहना है, किसको नहीं रहना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, प्रकृति निर्दयी होती है। ठीक है, प्रकृति में इसमें देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठीक है, खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जो व्यक्ति उद्यमी है, मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, वो क्या करेगा, कपड़े खरीदेगा अच्छा खासा। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, असमर्थ हैं, असहाय हैं, वे मेहनत करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का थियरी यही कहती है कि जो व्यक्ति योग्य है वो जिंदा रहेगा। ठीक है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे गरीब होते हैं, बहुत सारे ऐसे असहाय होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है ठंड की वजह से, जिनकी मृत्यु हो जाती है बरसात की वजह से। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आप योग्य हैं, अगर आप फिट हैं, तो आप हिट हैं। ठीक है, यही प्रकृति कहती है। प्रकृति रहम नहीं करती, प्रकृति नहीं अरे चलो बेचारे के पास जो है स्वेटर नहीं, थोड़ा ठंड कम कर देते हैं यहाँ, नहीं। प्रकृति पूरे पृथ्वी पर बराबर ठंड रखेगी, और जो व्यक्ति फिट है, जो व्यक्ति सही है, जो योग्य है, वो जिंदा रहेगा। इसी को कहा जाता है प्राकृतिक चयन और योग्यतम को उत्तरजीविता। यानी कि प्रकृति तय कर देगी कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, जो ज्यादा फिट है वो रहेगा, जो नहीं फिट है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो यह सिद्धांत हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर थोड़ा सा कुछ चीजों को समझने की आवश्यकता है, जैसे जो मानव का विकास क्रम यहाँ दिखाया गया है। हालांकि इसको हम बाद में भी समझेंगे, अभी बाद की कुछ चैप्टर्स हैं उन पे पढ़ेंगे। मानव किस प्रकार रहता था, क्या कैसे, ये सारी चीजें देख लीजिए।
मानव किस तरह से प्रारंभ, देखिए यहाँ पर ये प्रारंभ है, यहाँ से मानव का जीवन, ये प्रारंभिक जीवन है मानव का, ठीक है, यह जो है प्रारंभिक जीवन है मानव का, ठीक है। और उसके बाद थोड़े से समय के लिए मानव और बदला, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, ये मानव का प्रारंभिक जीवन है। और उसके बाद मानव इस तरह से था, इस तरह से रहता था, ठीक है, इस तरह की चीजें करता था, खुले में भी रहता था। फिर मानव इस तरह से पहाड़ों को खोद खाद के गुफा बनाने लगा और उसके बाद रहने लगा, ठीक है। तो यह एक आपको मानव विकास की एक घटना दिखाती है, ये सारी तस्वीरें, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मुख्य विषय पे, पहले उसके बाद उस पिक्चर्स को हम देखने वाले हैं। उन पिक्चर्स को हालांकि एक ही हमारे काम की है उसमें अभी। आज से लगभग 20 लाख ईसा पूर्व तक, ध्यान रखिएगा, 20 लाख, कहीं 10 लाख मिलेगा, ठीक है, कहीं 10 लाख भी दिखा मिलेगा, तो इस चीज पे आपको डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी से बहस करिएगा। अगर किसी किताब में लिखा मिले ना, आपसे परीक्षा में पूछा जाने वाला है, ठीक है, तो कभी मिलेगा तो बहस नहीं करना है, ये मान के चलिए कि हाँ भाई तुम ही सही कह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 10,000 बीसी के मध्य मानव का विकास हुआ, ठीक है। लगभग 26 लाख ईसा पूर्व के करीब प्राइमेट्स थे, बंदर की एक प्रजाति, एक छोटी प्रजाति प्राइमेट्स से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था के प्रथम रूप में प्रथम होमोनिड का उद्भव हुआ, ठीक है। यानी कि वह मानव से थोड़ा सिमिलर रहा, मानव से थोड़ा मिलता जुलता था वो। और इसमें क्या हुआ कि जो होमोनिड था वह क्या हुआ, अपने दोनों पैरों पे चलने लगा, खड़े होके, सीधे खड़े होके, ठीक है, दोनों पैरों पर चल सकता था। यही होमोनिड धीरे धीरे अनेक प्रजातियों की उत्पत्ति का कारण बना। साक्ष्य और निष्कर्षों के आधार पर प्रारंभिक मानव का विकास सबसे पहले कहां हुआ, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में हुआ, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे थोड़ा सा हम एक कुछ देख लेते हैं, कैसे यह विकास मानव का यहां तक पहुंचा कि शाहरुख खान दोनों हाथ फैला के उसके बाद जो है आज ये प्रक्रिया हो रही है। तो देखिए यहां पर देखिए इस, ठीक है, इस तस्वीर को आप देखिए, ठीक है, यह स्टार्टिंग है, ठीक है, यहां से मानव का ये प्रारंभ है, ठीक है, यहां से, और कैसे यह धीरे धीरे होमिनिड में परिवर्तित हो गया, यही मानव विकास की प्रक्रिया है। एक पहले एडवर्टीजमेंट आता था बड़ा पुराना, एक गधे पे एक इंसान बैठा रहता था, तो उसको आप देखिएगा, उसमें दिखाता है कि वो धीरे धीरे चलता रहता है, फिर गधे को पकड़ता है, पालतू बनाता है, आग लिए चलता है, गिर जाती है उसके ऊपर आग, वो जल जाता है, आधुनिक मानव बन जाता है। इस तरह का विकास उसमें बाकायदे दिखाया गया है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और आपको देखना है कि दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में पहली बार मानव की उत्पत्ति की बात की जाती है। यह अफ्रीका का मैप है, अगर आप यहां देख पा रहे हैं तो यह है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, यह हिस्सा दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा है, ठीक है, यह दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा है। और यहीं पर मानव का पहली बार साक्ष्य प्राप्त होता है, और माना जाता है कि यहीं से मानव, क्या माना जाता है कि यहीं से मानव बाकी विश्व के हिस्से में फैला। यहां पहले प्रारंभिक स्तर पे था, उसके बाद यहीं से चल के मानव बाकी विश्व के हिस्से में जाता है। यहां देखिए, यहां से मानव प्रारंभ हुआ, मानव का विकास माना जाता है यहां से। उसके बाद ये बाकी अफ्रीका के जो है देशों में गया, उसके यहाँ से निकल के मध्य एशिया में गया, और वहां से आगे बढ़ के यूरोप में गया, फिर वहां से आया जो है इंडिया में हमारे, फिर इंडिया से ही इधर से ही होते 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 मानव गया अमेरिका की तरफ, ठीक है। ये पूरा हमारे सारे कॉन्टिनेंट यहाँ आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे मानव पूर्वी अफ्रीका से निकल के लगभग यहाँ 2 लाख ईसा पूर्व लिखा हुआ है, तो वही मान के चलिए कि चूंकि इसका निश्चित तिथि नहीं माना जाता, उससे पहले भी मानव हो सकते रहे हों या न रहे हों, ठीक है। तो यहां से मानव निकल के विश्व के बाकी हिस्सों में धीरे धीरे पहुंचा, एक अनुमान है यह इतिहास का, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं अपना अगला कार्यक्रम। ठीक है, तो अब यहां क्या देख रहे हैं कि अध्ययन की दृष्टि से, ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से हम क्या करते हैं कि इस इतिहास को, 20 लाख ईसा पूर्व के इतिहास को, और जब 10,000 बीसी तक पहुंचते हैं तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है। इन छोटे हिस्सों में बांटने से क्या होता है, इतिहास थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है। 20 लाख से
30,000 BC तक, या इसे हम मान सकते हैं यहां पर, ठीक है, 20 लाख से 10,000 BC, ठीक है, 20 लाख से 10,000 BC मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था यहाँ पे, ठीक है, 20 लाख से 10,000 BC तक क्या माना जाता है? प्राक इतिहास कहा जाता है इसे, ठीक है, क्या बोला जाता है? प्राक इतिहास बोला जाता है, ठीक है, यानी कि लिखित साक्ष्यों का अभाव था इस समय, इसलिए इसे प्राक इतिहास कहा जाता था। और मानव ने सर्वाधिक समय प्राक इतिहास काल में ही बिताया था, ठीक है। दूसरा आता है आद्य इतिहास, जिसे प्रोटो हिस्ट्री भी बोला जाता है, और यहां का समय क्या निर्धारित किया जाता है? 10,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक, या इसे जो है 6,000 ईसा पूर्व तक मान सकते हैं, ठीक है। सामान्यतः इसे जो है 3,000 ईसा पूर्व मानिए, ठीक है, 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व, ठीक है। यहां पे कुछ टाइपिंग एरर आ गया है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, उसको आप सही मानिए, ठीक है। लिखित साक्ष्य हैं किंतु पढ़े नहीं जा सके हैं। आद्य इतिहास में क्या है? लिखित साक्ष्य मौजूद हैं लेकिन वे पढ़े नहीं जा सके हैं। जैसे इसी में हड़प्पा सभ्यता की लिपि आती है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भी पढ़ी नहीं जा सकी है, मौजूद जरूर थी, ठीक है। उसके बाद अंतिम आता है इतिहास, हिस्ट्री जिसे आप कहते हैं। यह क्या होता है? आपका 600 BC के बाद के समय को साक्ष्य के रूप में प्राप्त भी होते हैं लिखित यहाँ, और उन्हें पढ़ा भी गया है। यानी कि यहां पे आप मान के चलिए कि जो 3,000 से लेके 600 BC तक के बाद के समय को, या कहा जाए कि यहां 3,000 में अंत माना जाता है आद्य ऐतिहासिक का, उसके बाद 600 BC से बाद जितना है वो सब इतिहास है, तो इसे अद्यतन कहेंगे। 600 BC के बाद अद्यतन, यानी कि आज तक सारा इतिहास, ठीक है। अब अगला हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां चूंकि विभाजन को पुनः किया गया, पुनः विभाजन किसके द्वारा किया गया? 1970 में, 1970 में लारेट द्वारा, लारेट एक जो है इतिहासकार थे, उन्होंने विभाजन किया और 3 भागों में मुख्य रूप से पाषाण युग को बांट दिया। यानी कि जो 20 लाख से 10,000 BC तक का समय था, 20 लाख से 10,000 BC तक का जो समय था, ठीक है, इसको इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। और वे 3 भाग कौन कौन से थे? पहला पुरा पाषाण काल, तीसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल, ठीक है। तो यह 3 भागों में उन्होंने इतिहास को बांट दिया, ठीक है। तो यह एक आपकी समझ बन गई पाषाण युग के विषय में। अब इन्हीं तीनों में थोड़ा थोड़ा जो परिवर्तन आया, उसका हम एक एक टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, यहां से 1-2 प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है, कभी एक ही बनते हैं, कभी कभी 2 प्रश्न बनते हैं, इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहां पे वो चीज सही लिखा है, 20 लाख से 10,000 BC, ठीक। यहाँ क्या? इस युग में मानव भद्दे, बेडौल और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था, ठीक है। इसमें मानव ने सर्वाधिक समय बिताया था, मैं पहले आपको बता चुका। यहाँ क्या होता था? भद्दे, बेडौल, बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके शिकार किया जाता था। इनके पास सोचने समझने की बिल्कुल क्षमता नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। ये सामान्यतः जानवरों के समकक्ष होते, जानवरों की तरह ही व्यवहार करते थे, ठीक है। इन्हें ना ही अनाज उत्पादन आता था, जो शिकार करते थे उसी पर निर्भर रहते थे, और शिकारों का संग्रह भी नहीं करते थे, बस मारा खा गए, ठीक है। तो बिल्कुल पूरी तरह से जंगली मानव इस समय हुआ करता था पुरापाषाण काल में। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता हमारे पास नहीं है। मुख्यतया आखेट और शिकार पर आश्रित था, ठीक है। इस पे भी 3 उपभागों में बांटा गया। अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, क्यों? क्योंकि इसमें भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखा गया। वह क्या परिवर्तन देखा गया? एक निम्न पुरा पाषाण काल बोला गया, जो 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व था। दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल, जो 60,000 से लेके 40,000 ईसा पूर्व तक था। तीसरा उच्च पुरा पाषाण काल, 40,000 से 10,000 BC तक था। तो इससे भी सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अब जब यहां हम पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि निम्न पुरा पाषाण काल में जो मानव था वो बिल्कुल जंगली था, बिल्कुल जानवरों की तरह था, जो पहले बता चुका। अब इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, यह प्रश्न बनेगा। प्रश्न यहां से पूछा जाता है, जैसे कह रहे हैं कि मुख्यतया सोहन घाटी, सोहन घाटी कहां थी?
सोहन घाटी पाकिस्तान में है। और देखिए मैं आपसे बराबर प्रश्न भी पूछता चलूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है, ठीक है, तो आप बताइएगा। सोहन घाटी पाक में है और बेलन घाटी, जहां से पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो सोहन घाटी पाकिस्तान में है और बेलन घाटी कहाँ है ये आपको बताना है, ठीक है। आप जब तक इस स्लाइड का हम अंत कर रहे हैं तब तक आपको बताना है। बेलन घाटी को भारतीय प्रौद्योगिकी इतिहास का, भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। यानी कि यहां से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इतिहास के अध्ययन में वे सहयोगी साबित होते हैं। डिडवाना भीमबेटका प्रमुख स्थल है, डिडवाना और भीमबेटका, ठीक है, ये दो स्थल महत्वपूर्ण है भारत के। पाकिस्तान में कौन सा मिला, सोहन घाटी, और बेलन घाटी भारत में। उसके अलावा डिडवाना भीमबेटका प्रमुख है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि डिडवाना कहाँ है, और एक हिंट दे दे रहा हूं, इसके नाम पर एक झील है, ठीक है। भीमबेटका से बड़े पैमाने पर पाषाण युगीन गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहां से, भीमबेटका से, भीमबेटका से। चूंकि होमवर्क है इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं, जस्ट इसके स्लाइड के नीचे मैं आपको बता देने वाला हूं तीनों स्थल के नाम। दक्षिण भारत में पल्लवरम, अतिरपक्कम, ठीक है, अतिरपक्कम और गिल्लूर, ठीक है। गिल्लूर जो है ये क्या है, ये सारे उच्च पुरापाषाणिक स्थल, निम्न पुरापाषाणिक स्थल हैं। केरल व ऊपरी गंगा घाटी को, केरल व ऊपरी गंगा घाटी को छोड़कर संपूर्ण भारत में पुरापाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं, इन दो जगहों को छोड़ के। तो अब यहाँ बेलन घाटी का नंबर आ गया, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा, आप लोग बता लिए होंगे। यह कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एक और बता दे रहा हूँ जगह मिर्जापुर जिले में, ठीक है। और उसके अलावा डिडवाना, यह कहाँ पे है, राजस्थान में है। डिडवाना कहाँ पे है, राजस्थान में है, और डिडवाना नाम की झील भी है। भीमबेटका कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले के पास मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं। यह सारे आपके तथ्य रहे जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, बाकी का यहां आपको पता ही है। अब देखिए यहां पर कुछ साइट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब इन साइट्स को आपको देखना जरूरी है। देखिए जैसे जो मैंने पाक की बात की, सोहन घाटी, तो यह पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ सोहन घाटी डेवलप हुई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर यहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगर आप ये उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं, ये मैप है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पे मिला डिडवानिया, डिडवाना, ये राजस्थान में, यहाँ पे डिडवाना झील है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, रायसेन जिले के पास में, ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश है। केरल वगैरह, ये केरल का है, अतिरपक्कम वगैरह, तमिलनाडु वगैरह, ये सारे एरिया हैं यहाँ पे प्राप्त हुए हैं साक्ष्य। तो आपको मैप के माध्यम से भी समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। अब चलिए यहां पर इस काल के औजारों का प्रयोग करता, यानी कि जो निम्न पुरापाषाण काल था, इसके औजारों का प्रयोग करता क्या बोला जाता था, होमो इरेक्टस बोला जाता था, होमो इरेक्टस बोला जाता था उसको। सर्वप्रथम अग्नि का प्रमाण, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल के समय ही सर्वप्रथम जो अग्नि का प्रमाण मिलता है, कहां से मिलने लग जाता है, यह चीन के चाओजू कोजियन गुफा से, चीन के चाओजू कोजियन गुफा से मिलता है, और कहीं विश्व में साक्ष्य नहीं मिलता। और यह व्यापक स्तर पर प्रयोग नहीं था, ध्यान रखिएगा, बहुत ही मान के चलिए कि ये सीमित स्तर पर इसका प्रयोग था उस समय, इसलिए इसको हम साक्ष्य के तौर पे नहीं मानेंगे, ठीक है। अब आते हैं मध्यपुरा पाषाण काल में, 60,000 से 40,000 बीसी की मानते हैं। अगर यहां पे देखते हैं क्या कि अब पत्थर के उपकरण निर्माण में क्वार्टजाइट पत्थर की जगह चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे पत्थरों के प्रमाण मिलने लगते हैं। अब पत्थरों की क्वालिटी भी बढ़ जाती है, यानी कि इनसे जो उपकरण बनाए जा रहे हैं वे काफी तेज होते हैं, काफी कुशल होते हैं। फलक संस्कृति का विकास इस समय होता है, छोटे छोटे पत्थरों के हथियार बनते हैं। अगर इसमें मैंने स्लाइड ऐड की होती तो ठीक है, नहीं तो आप देखिएगा कि छोटे छोटे पत्थर बनाए जा रहे, छोटे छोटे पत्थर होते थे, जिनसे पहले क्या था, बड़ा सा पत्थर उठाया और मार दिया,
अभी क्या हुआ कि इनको तोड़ के, पत्थरों को काट के, किसी किसी तरह से काट के पकड़ने लायक बना देते थे और उससे शिकार करते थे। इस समय खुरचनी का विकास हुआ, बेधनी का विकास हो, तक्षणी का विकास हो चुका था। यह आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेवासा महाराष्ट्र में है। नर्मदा घाटी इस काल के प्रमुख उपकरण प्राप्त हुए नर्मदा घाटी से। ठीक है, नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, वहां से भी और नर्मदा घाटी से भी। नर्मदा नदी कहां से ओरिजिन होती, कहां से निकलती है? यह मध्य प्रदेश से निकलती है। और गिरती कहां है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से अरुण सोनकिया व्यक्ति थे, मानव कंकाल ढूंढा। ठीक है, और पहचान की कि इसमें आद्य होमोसेपियंस के रूप में की जाती है। यानी कि जो नर्मदा घाटी में साक्ष्य मिला, अरुण सोनकिया ने उसका खोज किया और उन्होंने बताया कि यह क्या है कि आद्य होमोसेपियंस का रूप है। तो पहला जो मानव मिला, अगर माने इस बात को, तो वहां कहां मिला? नर्मदा घाटी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जहां पहला मानव पाया गया भारत भूमि पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत भूमि की हम बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, अगला है उच्च पुरापाषाण काल। अब जब बात उच्च पुरापाषाण काल की आती है, के बाद खत्म, उच्च पुरापाषाण काल की अगर बात करते हैं तो 40,000 से 10,000 बीसी तक की बात आती है। ठीक है, यहां क्या है? होमोसेपियंस अर्थात आधुनिक मानव बन चुका था। अब क्या था? आधुनिक मानव का निर्माण हो चुका था, वह लगभग आधुनिक हो चुका था। विंध्य क्षेत्र के गुफाओं में, ठीक है, विंध्य क्षेत्र की गुफाओं में अनेक गुफा चित्रों का निर्माण इसी काल में हुआ। अब भाई एक बात बताइए, जैसे आप भी हो, खा पी ले, कोई काम धंधा ना हो आपको, तो आप क्या करते हैं? आप बैठ के इधर उधर की हरकत करते हैं। अगर फोन ना हो आपके पास तो सोचिए क्या करेंगे। ठीक है, दीवार खुरचेंगे, जमीन खुरचेंगे, कुछ चीज रहेगा उसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। अभी भी आप देखिए कुछ हरकतें ऐसी मिलती हैं आप लोगों की। कभी फोन पर बात करते रहिए, तो फोन पे आप बात करते रहते हैं तो क्या होता है, कुछ चीजें पकड़ के घुमाते रहते हैं। कुछ लोग बात करते, जैसे एक रील वगैरह आजकल वायरल हो रही थी कुछ समय पहले। एक व्यक्ति बैठा हुआ था और उसमें क्या था कि एक इंसान तो फोन पे बतिया रहा था, बतियाते बतियाते उसके शर्ट से एक धागा निकला और वो खींचते चला गया, उससे बात कर रहा है, खींचते जा रहा है और खींचते से क्या, वो सामने से उसका पूरा खुल गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि फितूर चढ़ता है दिमाग में जब पेट में भोजन हो। तो उस समय भी मानव ने यही किया, जब उनके पास भोजन की व्यवस्था आसानी से उपलब्ध हो गई, भोजन होने लगा, तब गुफा में बैठे रहते थे। क्या करते थे? चित्रकारी करने लगते थे। तो जो राख कोयला वगैरह गिरा रहता था, कुछ उसी से चित्रकारी प्रारंभ कर देते थे। तो विंध्य की गुफाओं में गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं कि वहां मानव रहते थे, क्या कैसे चीजें सोचते थे। ब्लेड इस काल का प्रमुख उपकरण था। इसके अलावा खुरचनी, आरी, बेधनी, तक्षणी, चाकू, ये उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे इतिहास पढ़ने समय एक चीज बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा आप लोग, कि इतिहास केवल एक विषय नहीं है, बल्कि हर विषय की जननी है इतिहास। इतिहास अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो हर विषय के बारे में आपको उसका अतीत पता चलेगा। ठीक है, इसलिए भी इतिहास पढ़ना चाहिए। बेलन, सोन घाटी, सिंह भूमि, भीमबेटका, बखूरी बघोर, ठीक है, और इनाम गांव, रेणुगुट्टा और करनूल की गुफाएं इस काल के उपकरणों के प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं। कहाँ कहाँ है, इसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। क्या है कि मैं इस पे अंडरलाइन करते जा रहा हूं, आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां से बाहर प्रश्न कभी नहीं आएगा। ठीक है, कौन कौन से? बेलन तथा सोन घाटी, उसके अलावा सिंह भूमि, उसके अलावा भीम बेटका, उसके अलावा बखुरी बघोर और इनाम गांव, रेणुगुट्टा, करनूल की गुफाएं इस काल के उपकरण प्राप्ति स्थल है। कहीं हड्डी के उपकरण भी प्राप्त होते हैं, कहीं कहीं हड्डी के बने उपकरण भी प्राप्त होते हैं कहीं कहीं, और यह मुख्य रूप से बिहार से प्राप्त हुआ है। बिहार में एक स्थल है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहां क्या देखते हैं, मछली पकड़ने के कांटे भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि वह शिकार करना सीख गया था। अब जानवरों के अलावा मछली वगैरह भी वो खाने लगा था। बेलन घाटी के लोहंदा नाला से अस्थि की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ध्यान देने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहां से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी के लोहंदा नाला से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न यूपी पीसीएस जरूर पूछ लेता है। तो यह बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि मातृ देवी की मूर्तियां मिट्टी की तो प्राप्त हो सकती हैं, धातु की प्राप्त हुई, हड्डी की पहली बार मिली है, तो ध्यान रखिएगा।
जो इस युग के मानव की कला चेतना का प्रमाण करता है कि मानव काफी कलाकार हो चुका था। आज तो बहुत ज्यादा कलाकार हो चुका है, आप लोग देख ही रहे हैं कितनी कितनी कलाएं दिख रही हैं, लेकिन अतीत में उसकी कला का ये सारी प्रमाण लिखते हैं, और इस तरह की कला होती थी। आज मानव क्या है, आज इंस्टा पे रील बनाने के लिए, फेसबुक पे रील बनाने के लिए पता नहीं किस किस तरह की कला का प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ केवल इसी तरह का कला का प्रदर्शन करते थे। गेरुआ, लाल, सफेद, हरा और पीला आदि रंगों का प्रयोग शैल चित्रों में किया गया है। ध्यान रखिएगा, गेरुआ, लाल, सफेद, हरा, पीला आदि रंगों का प्रयोग किया गया है, और ये सारे प्राकृतिक रंग थे। इस बात का भी विशेष ख्याल रखिएगा, सारे के सारे प्राकृतिक रंग हैं, ठीक है। और इनके शिकार और दैनिक जीवन का विषय होता था। जो इनके चित्र होते थे उनका विषय क्या होता था, शिकार करना होता था, और जो सामान्य जीवन में डेली वो कार्य किया करते थे उसी को पेंटिंग में बना देते थे, ठीक है। सुंदरगढ़, मिर्जापुर, ठीक है, सुंदरगढ़, मिर्जापुर, भीमबेटका, आजमगढ़, ठीक है, सुंदरगढ़, मिर्जापुर में, भीमबेटका और आजमगढ़ मध्य प्रदेश, जोगीमारा झारखंड, करनूल की गुफाएं आंध्र, कुरनूल यहाँ पे होगा, कुरनूल है, ठीक है, कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में, सुंदरगढ़ मिर्जापुर में, ठीक है। इसको मैं फिर से वो कर दे रहा हूँ यहाँ पे ना, थोड़ा सा आपके समझने के लिए आसान हो जाए, पीपीटी में कभी कभी होता है। जैसे सुंदरगढ़ मिर्जापुर में, भीमबेटका और आजमगढ़ मध्य प्रदेश में, जोगीमारा झारखंड, जोगीमारा की पहाड़ी वगैरह है वहां पे, झारखंड, कुरनूल की गुफा आंध्र प्रदेश में पाई गई है, जहां से इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटका के चित्रों में नृत्य, मदिरापान, जुलूस आदि प्रमुख हैं। यह अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2003 में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। यूनेस्को क्या करता है, वर्ल्ड वाइड जो प्राचीन स्थल होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, उनका संरक्षण का कार्य करता है और एक लिस्ट जारी करता है। तो यहाँ क्या है कि इन सब जगहों से नृत्य, मदिरापान और जुलूस, यानी कि पीने की कला, पीने वाले खुश हो जाएं, उनका अतीत बड़ा गौरवशाली रहा है, ठीक है। प्राचीन समय से लोग पीते आ रहे हैं, और पीने के बाद क्या करते हैं, पीने के बाद नृत्य तो करते ही हैं। हाँ, अलग बात है नृत्य करते करते नाले में गिर जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनका अपना नृत्य का तरीका है। उसके अलावा जुलूस भी निकाला। अब जब आप नृत्य करते हैं, नाले में गिर गए, किसी और प्रकार की हरकत कर दी, तो आपका जुलूस भी निकलेगा, ठीक है। तो ये आदिकाल से चला आ रहा है। तो ये पियक्कड़ों की जो जमात है ये उसी समय से पाई जा रही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मध्यपाषाण काल की, ठीक है। तो मध्यपाषाण काल का समय मेसोलिथिक और या माइक्रोलिथिक का समय क्या आता है, 10,000 से 6,000 बीसी तक हम इसे मानते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, यह संक्रमण काल का समय था। क्या था, संक्रमण काल का समय था, यानी कि इसमें जो कुछ नवपाषाण काल की चीजें दिखने लगी, और कुछ जो है जो पुरापाषाण काल की चीजें थी वो छिपने लगी, ठीक है। तो इसीलिए इसे संक्रमण का काल कहा गया है, ठीक है। मानव अपेक्षाकृत छोटे शिकार करने लगा, जैसे मछलियां, पक्षी आदि, पहले बड़े बड़े शिकार करते थे। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ व राजस्थान के नागौर, ध्यान रखिएगा, आज मध्य प्रदेश का आजमगढ़ जिला, राजस्थान का नागौर जिला, यहां से पशुपालन के साक्ष्य, प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न अगर दे दे आपकी परीक्षा में कि राजस्थान से या मध्य प्रदेश से, तो ध्यान रखिएगा दोनों से, मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से और राजस्थान के नागौर से, या केवल नागौर दे दे, आजमगढ़ दे दे, तो भी आपको पता होना चाहिए। इस युग में फेंकने वाले प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग होने लगा, जैसे भाला, धनुष, बाण आदि का प्रयोग करने लगे शिकार के लिए, ठीक है। इससे पहले क्या करते थे, पास में जाके उसको मारते थे घेर के, ठीक है। इस काल के उपकरण आकार में छोटे व परिष्कृत हैं, इसीलिए सूक्ष्म उपकरण कहा जाता है। इन्हें जो है क्या बोला जाता है, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक कहा जाता है, क्योंकि इस समय सूक्ष्म उपकरण इस्तेमाल होने लगे थे, उनकी कुशलता ज्यादा होती थी, उन पे शिकार आसानी से हो जाता था। इनमें ब्लेड, क्रोड, त्रिकोण तथा चंद्राकार व समलंब औजार प्राप्त होते हैं। तो कभी मैं पिक इसकी आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है, चैनल पे आप उसको देख लीजिएगा। सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा, कुत्ते का अतीत मानव के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा पहला पालतू जानवर कुत्ता है। उनका शिकार में भी प्रयोग होता था, और कहीं कहीं मिलता है कि कुत्ते, एक गाड़ी होती थी जो फिसलते हुए चलती थी, उसमें भी कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता था।
तो यह हमारा था मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं कि कुछ और भी ऐसे तथ्य हैं जो हमें मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। 1867 ईस्वी में 1867 में सी एल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण काल के औजार खोजे हैं। कहां से? विंध्य क्षेत्र से। इस काल के मानव का कंकाल सबसे पहले प्रतापगढ़ कहां पड़ता है भैया? आपके उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, और यहां पर भी सराय नाहर राय, दमदमा वह महादहा दोनों तीनों जगहों से प्राप्त हुआ है यह साक्ष्य। आवास कैसे बने होते थे? आवास घास फूस के बने होते थे। एक ही पंक्ति में 3 समाधान के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सराय नाहर से। ठीक है, यानी कि एक ही पंक्ति में 3 समाधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? इस तरह से सराय नाहर से प्राप्त हुआ है। यह भी आपके लिए जानना चाहिए। अगला है चोपनी मांडो। चोपनी मांडो से स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यह कैसे मिला है कि स्थायी जीवन का है? क्योंकि यहाँ पे चूल्हा, चक्की और मूसल प्राप्त हुए हैं। तो यह पता चलता है कि चोपनी मांडो से ये अस्थाई जीवन वहां रहा होगा। और चोपनी मांडो कहाँ है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल यहां मैं एक बार इस स्लाइड के अंत में ही बता दूंगा आपको। ठीक है, महदहा से बूचड़ खाना, गोबर और आवास के साथ साथ जुड़वा समाधान। सराय नाहर से क्या मिला है? 3 युग समाधान मिले हैं, 100 समाधान, लेकिन यहां से जुड़वा मिला है। तो यह जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खास बात होती है। जब कोई ऐसी वहां पे बातें आती है तो वह क्या करता है? वह जरूर यहां पर इस तरह के प्रश्न बना देता है। ठीक है, साक्ष्य भीमबेटका से मानव अंत्येष्टि का भी प्रमाण मिलता है। कहां से? भीमबेटका। भीमबेटका कहां है? अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, मध्य प्रदेश। देखिए एक चीज कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बोला करिए जिस प्रश्न को बताया करूं। अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल को पुरा पाषाण काल से अलग करता है। इसके अंत तक आते आते अग्नि का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था। मैंने बताया था ना, चाइना में सामान्य रूप से देखा गया उसका, लेकिन व्यापक स्तर पे नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में अपने। इस क्लास को हम इसके बाद खत्म करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नवपाषाण काल। इसका समय क्या है? न्यूलिथिक एज का 6000 से 3000 ईसा पूर्व तक समय को। अब यहां क्या देखा गया? जॉन लुआक एक रहते हैं, वे अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में नवपाषाण काल शब्द का प्रथम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नवपाषाण काल शब्द का। ठीक है, और गार्डन चाइल्ड ने इसे रिवोल्यूशन, क्रांति के रूप में वर्णित किया है। क्यों क्रांति के रूप में वर्णित किया है? क्योंकि अभी तक क्या था कि हमने देखा पूरा पाषाण काल से, ठीक है, पूरा पाषाण काल से लेते हुए मानव जब मध्य पाषाण काल तक बढ़ा तो उसके जीवन में बहुत सामान्य परिवर्तन देखने में आया। किंतु जब वह नवपाषाण काल में आता है तो यहां व्यापक परिवर्तन देखा गया। उसके रहन सहन में, उसके खान पान में, उसके पहनावे में, उसके रहन, हर तरह से व्यापक स्तर पे परिवर्तन देखा गया। तो क्या हुआ? इसीलिए इसको क्या बोला गया? क्रांति कह दिया गया। इसे छोटे मोटे बदलाव को क्रांति नहीं बोली जाती। क्रांति का अर्थ होता है कि आपको पूरी तरह आपके अतीत से बदल दिया गया है। ठीक है, तो आज का मानव अपने अतीत से लगभग पीछा छुड़ा चुका था। हालांकि संभव नहीं होता पूरी तरह छुड़ाना, लेकिन काफी बदलाव देखने को आया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी, और ये ध्यान रखिएगा जितनी सभ्यताओं का विकास हुआ है, हम अभी से नहीं, हम आपको आगे जब हड़प्पा वगैरह पढ़ाएंगे वहां भी विभिन्न नगरों के बारे में बताएंगे, विभिन्न सभ्यताओं के बारे में। मैं केवल हड़प्पा सभ्यता नहीं बताऊंगा आपको, विश्व के कुछ और सभ्यताओं के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी जानकारी में इजाफा हो। तो यहाँ क्या होगा? टोंस नदी घाटी में नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, और सारी की सारी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी में ही होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जीवन उनका आसान होता है। वहां पे आसानी से पीने को पानी मिल जाता है, रहने को आवास मिल जाता है, शिकार मिल जाता है। भाई कोई भी जीव होगा, प्यास लगेगा, पानी पीने जरूर आएगा, तो उसे शिकार भी आसानी से मिल जाते थे। तो इस तरह से कहीं आना जाना भी होता था, उस माध्यम से भी वो चला जाता था। तो उसके बाद नदी घाटी के किनारे ही इन्होंने बसना उचित समझा, और वहां से इन्होंने न केवल अपने जीवन को आसान बनाया, बल्कि वहां से धीरे धीरे जब नगरों का विकास होने लगा तो व्यापार का भी एक माध्यम बना, एक बड़ा माध्यम बना। ठीक है, तो यह हमारा नवपाषाण काल का कुछ यहाँ पे फैक्ट्स था। आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है आज नवपाषाण काल समाप्त हो रहा है और कल से हम पढ़ेंगे अपना कुछ साहित्यिक स्रोतों के बारे में। देखेंगे कि कैसे साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं और वे कैसे हमें इतिहास के बारे में डिटेल बताते हैं। जितने भी साहित्यिक स्रोत होंगे उनमें साहित्यिक स्रोतों के अलावा पुरातात्विक स्रोत होंगे, उसके अलावा विदेशिक स्रोत होंगे। जैसे होता क्या, पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ हम साहित्यिक स्रोतों को सामान्यतः जोड़ देते हैं, लेकिन जहां साहित्य मिल ही नहीं वहां कहाँ जोड़ेंगे। तो पहले हम क्या करें, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम विदेशी स्रोतों के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम अपनी समाप्त करने वाले हैं। आशा करता हूं आप सबको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए दोस्तों तक, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।